अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए फोर्थ। बेटा आज हमारा है लेक्चर नंबर 7, यानी कि ये फोर्थ वीक का पहला लेक्चर है, लेकिन ओवरऑल ये हमारा 7th लेक्चर बनता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें जो है वो हमने जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में सब चीज़ें, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन ना होने का रीज़न बनते हैं, और जॉब सेटिस्फेक्शन इट्सेल्फ है क्या और इसको कैसे गेन किया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने पढ़ी थी। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और ये होगा सारा एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। ये होगा एटीट्यूड के बारे में कि एटीट्यूड क्या चीज़ है और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स क्या हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से और एक इंडिविजुअल के लिहाज से जो है वो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड इट्सेल्फ क्या होता है और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिहाज से क्या हो सकती हैं और वो किन बेसिस पे होती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एटीट्यूड क्या होता है? ये एक लर्निंग फैक्टर है, ठीक है। लर्निंग फैक्टर इस लिहाज से मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि ये हम लर्न करके अडॉप्ट करते हैं। हमारा जो एटीट्यूड होता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है। ये जो एटीट्यूड होता है ये किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, और इंसान की पर्सनैलिटी डे फर्स्ट से नहीं बनती है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड विद द लर्निंग, विद द रिमूविंग ऑफ द ओल्ड हैबिट्स, विद द एडॉप्टेशन ऑफ द न्यू हैबिट्स, ये सब चीज़ें मिलके जो है ये एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंडिविजुअल का जो है वो एटीट्यूड बनाती हैं। तो एटीट्यूड में सबसे पहले जो फैक्टर आप कह सकते हैं कि यानी कि इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे और जो सबसे पहला की वर्ड होगा वो हमारा होगा लर्निंग फैक्टर। कि एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक लर्निंग फैक्टर है जो इंसान सीख के, नोटिस करके, तजुर्बा लेके फिर अडॉप्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यानी कि हम हमारे हर पर्सन के लिहाज से हमारा जो एटीट्यूड होता है वो चेंज होता है, ठीक है। हमारे अम्मी अब्बा के लिए एटीट्यूड चेंज है, हमारा सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए एटीट्यूड चेंज है, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे क्लास फेलोज़ के लिए हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का अपने कुलीग्स से एटीट्यूड, मैं क्लास फेलोज़ कहने लगी थी, अच्छा, कुलीग्स से जो है वो एटीट्यूड चेंज होता है। अपने अपर लेवल मैनेजमेंट से एटीट्यूड डिफरेंट होगा, लोअर लेवल जो हैं उनसे डिफरेंट होगा। यानी कि हर इंसान के साथ हर इंसान का जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है, और उस एटीट्यूड की कुछ बेसिस होती हैं। यानी कि अगर आपने किसी के साथ गुस्से का एटीट्यूड शो किया है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होती है, और वो एक लर्नड रीज़न होती है, ठीक है। जो कि आपको एक लर्नड फैक्टर होता है, जो कि रीज़न बनता है आपको आपका उस एटीट्यूड को अडॉप्ट करने के पीछे, ठीक है। तो जो एटीट्यूड्स होते हैं, अच्छा एटीट्यूड, बुरा एटीट्यूड, ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, हम वक्त की डिमांड को मद्देनज़र रख के अपना एटीट्यूड जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत दफ़ा सुनने में आता है ना कि हम ही इवन लोगों के बारे में कह रहे होते हैं कि मतलब हम इस तरह की स्टेटमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि यार वो उसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो बड़ा रफ़ एटीट्यूड शो करती है, ये करता है, वो बड़ा, मतलब इस किस्म की बातें, इस किस्म के सेंटेंस जो हैं वो हम बोल रहे होते हैं।
लेकिन वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो उसने एटीट्यूड एक्चुअली सीखा हुआ होता है। वो इटसेल्फ अल्लाह की तरफ से एटीट्यूड नहीं आता। अल्लाह की तरफ से अगर एटीट्यूड आता हो तो आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनमें कोई एटीट्यूड होता है? जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनमें कोई भी एटीट्यूड नहीं होता। हाँ, अगर वो एंगर होते हैं, एंगर होता है, वो रोते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, गमी का इजहार करते हैं, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न्स होती हैं। और फिर वो जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है चीज़ों के लिहाज से कि क्या चीज़ सही है और मैंने क्या एटीट्यूड शो करना है, क्या चीज़ गलत है और उस पर मैंने कैसे एटीट्यूड शो करना है। मदर के साथ उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बाकी फादर के साथ डिफरेंट होता है, बाकी घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिफरेंट होता है। तो बेटा ये एक एटीट्यूड एक लर्नड बिहेवियर होता है, ठीक है। ये आप कह लें कि एज़ इट इज़ ही ये किसी बंदे में नहीं आता। समटाइम्स कुछ माँ बाप की परवरिश ऐसी गलत हो जाती है, जो बच्चे गलत एटीट्यूड शो करते हैं उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कि अम्मा अब्बा उनको ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते गलत चीज़ों के बारे में और सही चीज़ों के बारे में, और फिर ठीक तरह से एक्सप्लेन ना करने की वजह से बच्चों को जो सही लगता है वो उस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, वेदर कंसिडरिंग राइट और रॉन्ग दैट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ के केस में होता है कि बेटा मैं आपको बड़ी लॉजिकल सी एग्जांपल देती हूँ। एक है छोटा बच्चा, यानी कि आप कह लें कि 1 से 2 साल का, ठीक है, 1 से 2 साल का बच्चा है, और दूसरी तरफ हमारे पास कोई 26 ईयर का जो है वो एम्प्लॉय आप कंसीडर कर लें, ठीक है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू है, ठीक है, ये एम्प्लॉय क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली गया है, और ये बच्चा भी इस दुनिया में न्यू, यानी कि इस दुनिया की हर चीज़ इस बच्चे के लिए न्यू है। नए एक्सपीरियंसेस, नया फूड का टेस्ट, हर चीज़ जो है वो न्यू होती है उसके लिए। तो बेटा जैसे बच्चों के बारे में कहा जाता है ना कि अगर बच्चों को हम डांटते ही रहेंगे, उन्हें नो 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 नो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसको नहीं करना, वो नहीं करना, तो उनमें जो है वो एक मतलब उनकी पर्सनैलिटी, एक वो जो कहते हैं ना कि खुल के सामने आना, एक कॉन्फिडेंटली पर्सनैलिटी का जो होता है वो ग्रो करना, फिर वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो उन्हें मतलब कहना, ये कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत करते हैं तो लेट देम डू वट एवर दे वांट, let them do the mistakes. If they will do the mistakes, they will learn from their mistakes, but if they will do not make the mistakes, they can't learn up to the way they should learn, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा जैसे एक बच्चे के बारे में आता है कि वो मिस्टेक्स नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। अगर उसको अम्मा भी डांट रही हैं, अब्बा भी डांट रहे हैं, इधर से भाई भी डांट रहा है, बहन भी डांट रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो बच्चे का माइंड जो है वो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जो है वो ग्रो करेगा, और वो कभी भी जो उसकी अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं, अल्लाह ताला ने हर बंदे को कुछ ना कुछ स्किल्स दी होती हैं, तो वो कभी भी उन स्किल्स को जो है वो नहीं कर सकेगा, एक्सपोज नहीं कर सकेगा, और फिर वो जो वही स्टूडेंट लाइफ में भी जाएगा तो वो ऐसा ही रहेगा, पीछे पीछे बैठने वाला, चुप चुप रहने वाला, इवन क्वेश्चन करते हुए डरने वाला कि कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मैं सही ना कर दूं। तो ये जो एक बिहेवियर होता है, ये जो एटीट्यूड होता है, ये हम कहीं ना कहीं अपने बचपन से लेके आए होते हैं। स्टूडेंट्स का ये जो एटीट्यूड होता है कि क्वेश्चन ना करना, डरते रहना कि यार मैं कहीं गलत बोल दूंगा तो क्लास हंसेगी, स्टूडेंट्स हंसेंगे, कहेंगे यार तुमने क्या क्वेश्चन किया। तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो ओपनली वो जो हैं वो उनको करें, अब मतलब अपने व्यूज़ का जो है ओपनली उसको एक्सपोज करें, वो क्या करना चाहती हैं उसको ओपनली एक्सपोज करें। एक मना करने का एक तरीका होता है। तो बेटा इसी तरह से अब यही केस जो है, ये एक एम्प्लॉई जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में न्यू गया है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जो है वो उस एम्प्लॉई को कहता रहेगा भी ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर वक्त डांट, हर वक्त स्ट्रेस, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तो क्या ये एम्प्लॉई, आपका क्या ख्याल है कि ये एम्प्लॉई लर्न कर सकेगा जिस तरह से वो कर सकता था अगर उसको एक बहुत रिलैक्स्ड और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रेजेंट किया जाता तो, ठीक है। तो बेटा ये एग्जांपल्स ऐसे चलती हैं, ये साइड बाय साइड एग्जांपल्स हैं। आप किसी भी जगह पे न्यू हैं तो आप कभी भी जो चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, आप उन चीज़ों के लिए बिल्कुल ऐसी होते हैं जैसे एक बच्चे की एग्जांपल है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप ओपनली लर्न नहीं करेंगे अपने इन्वायरमेंट से,
तो डेफ़िनेटली आपका जो एटीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं रोंग होता चला जाएगा। और उस रोंग एटीट्यूड के पीछे बहुत बड़ी बड़ी रीज़न्स होती हैं जो कि एक्चुअली हिडन होती हैं, और उन रीज़न्स का कोई जिक्र तक नहीं करता, हालांकि वो रीज़न्स 100% रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी इंसान के गलत एटीट्यूड के पीछे। ठीक है, तो बेटा ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड का एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी कि एटीट्यूड एक लर्नड फैक्टर होता है। ये किसी भी इंसान में जो है वो नेचुरली तौर पे नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इंसान नेचुरली तौर पे बहुत बेबाक हो, नडर हो हर बात को करने में, हर काम को करने में, ठीक है, तो वो एक अलग सेपरेट एटीट्यूड होता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से बात की जाती है तो एम्प्लॉय भी एक्चुअली बच्चे की तरह ही लर्न करता है। डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक वो जो है वो डे बाय डे नई नई चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, नई नई चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। तो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता है, जैसे जैसे वो लर्न करता है, वैसे वैसे उसका एटीट्यूड क्या होता जाता है, बिल्ड होता चला जाता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे एटीट्यूड की एक डेफिनेशन मेंशन की है, ये देखें। कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक जहनी कैफियत है, ठीक है। अ सेट ऑफ व्यूज़, एक राय का एक सेट है, किसी ओपिनियन के बारे में सही, किसी चीज़ के बारे में सही ओपिनियन, यानी कि जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियंस कहते हैं। अगर तो ओपिनियन गलत होगा तो वो नेगेटिव ओपिनियंस होंगे, नेगेटिव व्यूज़ होंगे। अगर वो सही होंगे तो वो पॉजिटिव ओपिनियन होगा, पॉजिटिव व्यूज़ होंगे। एंड सेट ऑफ थॉट्स, और उस इंसान की सोच, यानी कि एक जो एटीट्यूड होता है वो सोच पे, व्यूज़ पे और स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड कर रहा होता है। और बेटा ये तीनों चीज़ें, ये स्टेट ऑफ माइंड, ये सेट ऑफ व्यूज़ का होना और सेट ऑफ थॉट्स का होना, ये तीनों चीज़ों का अगर आपस में कोरिलेशन आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। अगर स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स्ड होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको एक बच्चे और एक एम्प्लॉय की एग्जांपल दी, अगर स्टेट ऑफ माइंड जो है वो रिलैक्स्ड होगी तो डेफिनेटली उसके व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, ठीक है। वो एक वॉइस बेसिस के ऊपर जो है वो उसके व्यूज़ बिल्टअप होंगे, और फिर उसकी जो थॉट्स होंगी वो भी बड़ी विजडम बेस होंगी कि यार ये इंसान अक्लमंदी से सोचता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ माइंड ही डिप्रेस्ड है, स्ट्रेसफुल है, फियरफुल है, तो कभी भी वो एक जो व्यूज़ हैं या जो वो थॉट्स हैं वो उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से वो हो सकती थी अगर उसको जो है वो रिलैक्स्ड और ओपन इन्वायरमेंट जो है वो प्रेजेंट किया जाता तो। ओके बेटा, तो ये हमने एटीट्यूड की ये डेफिनेशन है कि एटीट्यूड एक्चुअली किन किन बेसिस पे जो है वो कंसिस्ट करता है, किन किन क्या 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 ऐसी पर्सनल, एक इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं जो उसका एटीट्यूड बनाती हैं, ठीक है। बेटा अब हम आगे चलते हैं कि एटीट्यूड जो है वो किस तरह से शो किया जाता है, यानी कि अगर एक पर्सन है वो एटीट्यूड को शो करता है तो उसके एटीट्यूड के शो करने के पीछे कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो किस किस तरह से एटीट्यूड को जो है वो शो करता है। बेटा पहली जो है वो है एक्सट्रीमनेस, ठीक है। अब एक्सट्रीमनेस क्या है, आपने अक्सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हल्की सी बात होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और आप खुद भी सोचते रहते हैं कि यार बात तो ऐसी थी नहीं, ये एमी इतना गुस्सा कर गई है, ये कर गया है, ठीक है। तो बेटा वो होती है एक्सट्रीमनेस, यानी कि ये उन लोगों की, अच्छा एटीट्यूड जो होता है वो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड को इस तरह से भी लिया जाता है कि बेटा ये कुछ इंसान की अपनी, यानी कि जिन लोगों ने बायो पढ़ी हुई है उन लोगों को तो ये बहुत क्लियरली जो ब्रेन के हिस्से होते हैं और फिर उनकी अलग अलग फंक्शंस होती हैं, ये उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि आपकी जो इनहेरिटेंस होती है, आपका एंगर उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमनेस जो है ये समटाइम्स वो मेंटल वो वाली सिचुएशन भी होती है कि जो है वो ब्रेन को ही पता नहीं चलता कि यार हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड, कि ये बात कैसी थी और मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। अच्छा बेटा, ये जो एक्सट्रीमनेस होती है इसमें स्केल्स, इसको स्केल्स के ज़रिए से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे आपसे आप स्टूडेंट्स से अक्सर टीचर्स के बारे में परफॉर्मेंस फिल करवाए जाते होंगे, मेरे ख्याल से डेफिनेटली करवाए जाते होंगे। तो उसमें जो है वो आपको 1 से लेके 5 तक जो है वो आपको नंबरिंग दी जाती है, और एक जो है वो गुड, वेरी गुड, या जो भी मतलब अच्छे से बुरे की तरफ जो है वो चलते जाते हैं। तो बेटा इसी तरह से जो है वो एक्सट्रीमनेस के ये भी 5 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट नेगेटिविटी, यानी कि 0, फिर 1 2 3 4 5,
और जैसे जैसे पॉइंट्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वो एक्सट्रीमनेस पॉजिटिव होती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो पॉइंट्स डिक्रीज़ करते जाएंगे वो एक्सट्रीमनेस नेगेटिव होती चली जाएगी। बेटा आगे है सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि एक इंसान जो एटीट्यूड शो कर रहा है उसकी रीजंस क्लियर डिफाइंड हों कि यार मैं इस वजह से ये एटीट्यूड शो कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो है वो अपने बॉस के साथ एटीट्यूड है, आपका अपने कोलीग्स के साथ है, आपका अपनी अम्मी के साथ है, अब्बू के साथ है, बहन भाई के साथ है, जिसके साथ भी है, रीज़न तो डिफाइंड होते हैं कि यार इसने ये गलत किया, इस वजह से मेरा ऐसा एटीट्यूड है। ठीक है, अब बॉस के साथ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि बॉस जो है वो बिला वजह इतना स्ट्रेसफुल कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि एम्प्लॉयज़ जो है वो गुस्से में आके उनका काम नहीं करते कि नहीं करना। ठीक है ना, तो ये जो सिंप्लिसिटी होती है, ये जो टाइप ऑफ एटीट्यूड शो करती है, इसमें क्लियर कट एटीट्यूड होता है, यानी कि एटीट्यूड की रीजंस जो होती हैं वो क्लियर होती हैं। ठीक है बेटा, आगे है कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड, यानी कि इसमें क्लियर का मतलब ये भी कि अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो टोटली पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो टोटली नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा आगे कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन बिटवीन मोर एटीट्यूड्स। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से होगा कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हमें घरों में फेस करनी पड़ती हैं। हम जब कहीं बाइंग बिहेवियर, हम जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो परचेजिंग बिहेवियर होता है वहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एटीट्यूड ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअली किस किस्म का एटीट्यूड शो करना चाहिए। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए, हमने नेगेटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए, हमें इन बिटवीन एटीट्यूड शो करना चाहिए। ये वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपका किसी इंसान के साथ क्लैश हो गया और आप बिल्कुल उसी तरह उसको रिस्पॉन्ड कर सकते थे जैसा उसने आपके साथ किया, लेकिन आप नहीं करते। आप कहते हैं कि यार मैं कर सकता था लेकिन मुझे इस चीज़ का लिहाज आ गया, या मैंने बस ना इस वजह से उसे छोड़ दिया। ऐसा कुछ ना कुछ बीच में रीज़न निकल आती है ना, जिसकी वजह से हम जो है वो उसको उस तरह से एटीट्यूड नहीं शो कर पाते जिस तरह से वो डिज़र्व करता था। ठीक है, तो बेटा ये होती है वो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड का शो करना, कि एक जो एटीट्यूड शो करने वाला है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि वेदर मुझे एक क्लियरली पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए, मुझे नेगेटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए, या मुझे इन बिटवीन समथिंग कुछ ऐसी सिचुएशन शो करनी चाहिए। ठीक है, और बेटा आगे है सेंट्रलिटी का एटीट्यूड। सेंट्रलिटी का एटीट्यूड होता है कि मोर पर्टिकुलर एटीट्यूड दैट अफेक्ट्स द अदर एटीट्यूड्स। ठीक है बेटा, ये एक एटीट्यूड ऐसा होता है जो कि आपके पूरे के पूरे एटीट्यूड्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो एक झूठ आपके 100 बाकी के अमाल को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से एक एटीट्यूड, लेट सपोज मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि जैसे क्या मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, क्या ऐसा बेस्ट एटीट्यूड जो है वो जो एज अ पर्टिकुलर एटीट्यूड शो हो सकता है। जैसे अगर एक इंसान गुस्सा करता है तो उस गुस्से की वजह से मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम्स गुस्से में हम जो काम करना चाह रहे होते हैं, एक तो गुस्सा तो अलग रीज़न की वजह से होता है ना, अलग बात की वजह से होता है, लेकिन फिर इसके अलावा जब हम जो काम करना चाह रहे होते हैं, हमारे डेली रूटीन के जो काम होते हैं, हम वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो सिर्फ एक एटीट्यूड, यानी कि एक गलत गुस्सा एटीट्यूड शो करने की वजह से जो है हमारे बाकी के सारे काम जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, बाकी के सारे एटीट्यूड्स भी जो होते हैं इफ़ेक्ट होते हैं। तो बेटा ये सेंट्रलिटी वो एटीट्यूड है जो खुद सेंटर में आके बैठ जाता है, सही है या गलत है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो बाकी के सारे एटीट्यूड्स को भी क्या करता है, वो शो करता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी 4 ऐसी फॉर्म्स थी, या आप कह लें कि हाउ द एटीट्यूड इज़ बीइंग शोन, कि एक एटीट्यूड एक्चुअली किस तरह से शो किया जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा आगे जो हमारी एटीट्यूड के बारे में जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाउ एन एटीट्यूड बिल्ड्स। ठीक है, कि एक एटीट्यूड बनता कैसे है, वो बिल्ड कैसे होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैनी अदर फैक्टर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, फैमिली ट्रेंड फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल व्यूज़, पर्सनल परसेप्शन जो होती है वो वाले फैक्टर्स होते हैं। लेकिन
जो मेन यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जब हम बात करते हैं, चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में है, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो टोटल 3 ऐसे एटीट्यूड्स या फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी बेस के ऊपर एक इंसान का एटीट्यूड होता है, ठीक है। और वो 3 कौन से हैं? एक होता है इफ़ेक्टिव एटीट्यूड, दूसरा है कॉग्निटिव एटीट्यूड और तीसरा है बिहेवियरल एटीट्यूड, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव एटीट्यूड कब होता है बेटा? ये इफ़ेक्टिव एटीट्यूड होता है इवैल्यूएटिव, यानी कि ये इवैल्यूएशन की बेस पे होता है, ये एक्सपीरियंसेस की बेस पे होता है, यानी कि जब आपने किसी इंसान के साथ होता है ना कि यार हमारे फ्रेंड होते हैं, 2-4 फ्रेंड्स हमारे हर क्लास में हर इंसान के होते हैं, लेकिन हर फ्रेंड के साथ हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है क्योंकि हमने हर इंसान की पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट किया हुआ होता है, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा हर तरह से हम जो है वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, उनके साथ हमारा हर कोई हिसाब किताब, हर तरह का मजाक, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा भी इवन चल रहा होता है, लेकिन वो हमारी दोस्ती को या हमारे रिश्ते को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा अगर कुछ हो गया तो बस हो गया। तो ये इवैल्यूएटिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि एक पर्सनैलिटी को जो कर लेना है, इवैल्यूएट कर लेना, ठीक बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपकी अपने टीचर के बारे में इवैल्यूएशन होती है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो फ्रेंडली होकर क्लास के साथ बिहेव करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्ट्रिक्ट मोड में रह के जो है वो क्लास के साथ बिहेव करते हैं। तो स्टूडेंट्स की एक इवैल्यूएशन होती है कि यार कौन सा टीचर कैसा है, किस टीचर के साथ हम कैसी बात कर सकते हैं, किस टीचर के साथ हम कैसी बात नहीं कर सकते, किस टीचर के सामने हम कैसे एटीट्यूड शो कर सकते हैं, किस टीचर के सामने नहीं कर सकते। तो बेटा ये जो इवैल्यूएशन के बेस पे जो एटीट्यूड्स होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके हर टीचर के साथ आपकी फीलिंग्स और इमोशंस डिफरेंट होते हैं, आपके हर दोस्त के साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस डिफरेंट होते हैं, आपकी अपनी अम्मी के साथ फीलिंग्स और इमोशंस डिफरेंट होते हैं, आपके अपने अब्बू के साथ फीलिंग्स और इमोशंस डिफरेंट होते हैं। और ये पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन के बेस पे होते हैं क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि मेरे अब्बा ऐसे हैं और मेरी अम्मा ऐसी है, मैं अब्बा से इस तरह से बिहेव कर सकता हूँ, मैं अम्मा से ऐसे बिहेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये जो इफेक्टिव एटीट्यूड होता है ना, इफेक्शन से भी ये लफ्ज़, इफेक्शन से भी ये वर्ड ड्राइव होता है क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स होता है और इमोशंस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई कहता है कि आई लाइक और डिसलाइक माई जॉब, ठीक है। अब ये उसकी फीलिंग की बेस पे वो कुछ ना कुछ कह रहा है। अगर तो वो लाइक करता होगा कि आई लाइक माई जॉब, तो कह सकते हैं कि इसकी फीलिंग्स और इसके इमोशंस पॉजिटिव हैं अपनी जॉब के लिए। अगर वो कहेगा कि आई डिसलाइक माई जॉब, तो इट मीन्स कि उसकी फीलिंग्स और इसके इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव हैं अपनी जॉब के लिए। बेटा जो सेकंड वन है वो है हमारे पास कॉग्निटिव एटीट्यूड्स, और कॉग्निटिव एटीट्यूड्स जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बेस पे हम जो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो बिलीव्स होते हैं और ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारा ये मानना है, वो बिलीव्स जो आते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आती हैं, और ये हमारे कुछ ओपिनियंस भी होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि माई जॉब इज़ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। कोई शख्स आपसे कहते हैं कि माई जॉब इज़ चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग, तो ये उसका बिलीव है और ओपिनियन है, यानी कि वो उस चीज़ पर यकीन रखता है कि मेरी जॉब जो है वो चैलेंजिंग है और इंटरेस्टिंग है, यानी कि इट मीन्स कि ये पॉजिटिव एक एटीट्यूड शो कर रहा है। अगर वो कहेगा कि मेरी जॉब जो है बस एवं है या रूटीन का काम होता है कभी, तो वो भी नहीं होता। अगर वो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट पास करे तो इट मीन्स कि उसके बिलीव्स और उसके ओपिनियंस अपनी जॉब के लिहाज से नेगेटिव हैं। और बेटा आगे है जो थर्ड वन है वो हमारे पास बनता है बिहेवियर एटीट्यूड। बिहेवियर एटीट्यूड जो होते हैं वो इंटेंशनल रिस्पॉन्स होते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बिहेवियर किसी को ऑब्जर्व करके, किसी को एक्सपीरियंस करके जो हमारे इंटेंशंस हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बॉस की एग्जांपल दी थी कि अगर बॉस स्ट्रेसफुल जो है वो बिहेव कर रहा है और एम्प्लॉई कह देता है कि मैंने भी इसका काम नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। तो वो एक इंटेंशन वो इरादतन एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इंटेंडेड वे ऑफ बिहेविंग होता है। और इसमें ये जो होता है कि आई एम रिलायबल एंड आई वर्क हार्ड, ठीक है। यानी कि अगर एक बॉस किसी एम्प्लॉय को ये सेंस दे, ये यानी कि आप ये कह लें कि ये फीलिंग्स दे कि वो उस कंपनी के लिए बहुत रिलायबल है, तो डेफिनेटली उस एम्प्लॉय को भी ये लगता है कि यार आई एम रिलायबल, इस वजह से मुझे वर्क हार्ड भी करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव एक वेव्स जा रही हैं। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय को लगेगा कि यार मैं रिलायबल ही नहीं हूँ, यानी कि तो फिर वो वर्क हार्ड भी नहीं करता। तो बेटा ये जो 3 तरह के एटीट्यूड्स, ये जो इसके कंपोनेंट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं। अगर तो पासिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल्स की जो पासिंग स्टेटमेंट्स हैं, अगर तो ये पॉजिटिव ट्रेंड प्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं। अगर ये नेगेटिव ट्रेंड प्रेजेंट करेंगे तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं। अच्छा बेटा आगे जो हमारा
जो है वो जो मेन यानी कि इम्पोर्टेंट आप कह लेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। अब आगे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड कौन, यानी कि हमने एटीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, हमने एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, अब जो है वो हम टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में डिस्कस। तो बेटा ये है हमारे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। पहले हमने कंपोनेंट डिस्कस किए, एटीट्यूड क्या है वो डिस्कस किए, एटीट्यूड किस किस तरह से शो किया जाता है वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब ये फोर्थ जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक वन, जो कि है अबाउट द टाइप्स ऑफ द एटीट्यूड्स। तो बेटा एटीट्यूड एक मेन चीज़ है और इसकी टोटल 3 टाइप्स होती हैं। पहला है जॉब सेटिस्फेक्शन, दूसरा है जॉब इन्वॉल्वमेंट और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है ये मैंने आप पूरी डिटेल से, हमारा लेक्चर नंबर 6 पूरे का पूरा जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में था। अब जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है ये हम 1 बाय 1 देख लेते हैं डिटेल में। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स क्या होती हैं हम ये भी देख लेते हैं। अच्छा बेटा एक जॉब सेटिस्फेक्शन में रिपीट कर देती हूँ कि दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स दैट एन इंडिविजुअल शोज टूवर्ड्स द जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्युएशन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जॉब की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको इवेल्युएट करते हुए जो फीलिंग्स एक एम्प्लॉय को आती हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आया वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब फीलिंग्स जो होती हैं बेटा ये दोनों पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं और ये दोनों ही इवेल्युएशन की बेस पे होती हैं। अगर तो जॉब की इवेल्युएशन पॉजिटिव रही है तो डेफिनेटली फीलिंग पॉजिटिव होंगी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर इवेल्युएशन नेगेटिव रही है तो डेफिनेटली फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी और जॉब सेटिस्फेक्शन भी जो है वो कम होगी। दूसरा है हमारा जॉब इन्वॉल्वमेंट। और बेटा जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये डिग्री का मतलब ये है कि ये एक हद है, एक्सटेंट है एक टू विच एन एम्प्लॉई इज़ एसोसिएटेड, कि एक एम्प्लॉई जिस डिग्री के साथ एसोसिएट करता है विद द जॉब, अपनी जॉब के साथ, कंसीडरिंग हिज और हर परफॉर्मेंस, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हुए एक एम्प्लॉई जितना अपनी जॉब के साथ एसोसिएशन उसकी होती है वो जो होता है उसकी एसोसिएशन की मिकदार जो होती है वो आपका क्या कहलाती है, जॉब इन्वॉल्वमेंट कहलाती है। इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्फ वर्थ, और ये जो परफॉर्मेंस होती है ये इंसान की अपनी वर्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है और पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, और इंसान जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। अब बेटा इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि हर इंसान की अपनी मदर के साथ एसोसिएशन ज़्यादा होती है और वो पॉजिटिव होती है। यानी कि हम कहते हैं ना कि अपनी अम्मा के साथ जो है वो ज़्यादा अटैच है, ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, और अब्बा के साथ थोड़ी कम होती है, बास बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बास की कम होती है, ठीक है। तो ये वो डिग्री ऑफ अटैचमेंट है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है कि जिस डिग्री के साथ एक पर्सन जो है वो अपनी जॉब के साथ एसोसिएटेड है, अपने काम के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट होगा, वो उसका क्या कहलाएगी, जॉब इन्वॉल्वमेंट कहलाएगी। बेटा आगे है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट किसी इंसान की कैसी है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं उनका मोटिव सिर्फ सैलरी बेस्ड होता है कि बस सैलरी मिल जाए, काम अच्छा हो या ना हो, यानी कि वो सिर्फ सैलरी की हद तक काम कर रहे होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो लर्निंग के लिए काम कर रहे होते हैं, वो सैलरी एक साइड पे, जॉब एक साइड पे, लेकिन वो सीखते हैं नया नया, कुछ ना कुछ अपने जो है वो रीन्यू, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी पोजीशन के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हर बंदे की कमिटमेंट की जो कैटेगरी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, किसी इंसान की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के साथ कैसी एसोसिएशन है, एंड विशिंग टू मेंटेन मेंबरशिप, और वो कितना विशफुल है उस मेंबरशिप को मेंटेन रखने के लिए विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। जाहिर सी बात है ये कमिटमेंट भी होगा, जैसे कमिटमेंट होगी वैसे ही आपकी मेंबरशिप होगी, और जैसे मेंबरशिप होगी वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे आपका जो होगा वो एक्शन होगा, ठीक है। अब बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो होता है वो इंटरेस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट और एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल की, जैसे मैंने अपने कहा कि हर इंडिविजुअल की एक पर्सनल कमिटमेंट होती है, ठीक है, यानी कि वो उसकी अपनी बेसिस होती हैं जिन बेसिस की वजह से वो अपनी जॉब कर रहा होता है या उसके साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए काम करती है, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ कमिटमेंट, तो फॉर्म्स ऑफ कमिटमेंट भी बेटा ये 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ कमिटमेंट, दूसरी होती है कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ कमिटमेंट, और तीसरी होती है नॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। अफेक्टिव कमिटमेंट कैसी होती है, ये इमोशनल अटैचमेंट होती है जो कि हमारे बिलीव्स पे होती है, बिलीव इन इट्स वैल्यूज़, यानी कि हर इंसान की अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे इमोशंस के साथ रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। और ये जो इमोशनल अटैचमेंट या कमिटमेंट होती है
यानी कि कुछ बहुत सारी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि यार मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि मैं वहाँ पे अटैच हो गया हूँ वहाँ के लोगों के साथ, उस जगह के साथ मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से जो है वो मेरी कमिटमेंट जो है वो उनके साथ अफेक्टिव है। ठीक है, जैसे हमारे एक सर होते थे, सर अनवर, उन्होंने जब हमें पढ़ाया तो वो 73 ईयर्स के थे। हालांकि माशाल्लाह बच्चे भी उनके बहुत अच्छी जॉब्स करते थे, मैरिड थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे, वह लेक्चरार थे। लेकिन सर जो थे वो जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जो रोज़ाना आता हूँ, उनके बच्चे जो सर के बच्चे थे वो अब्रॉड में होते थे ज़्यादा, बेटी भी और बेटे भी, तो सर का अपने बच्चों से मेलजोल कम होता था। तो सर इस वजह से उनकी कमिटमेंट अपनी जॉब के साथ थी कि वो जब हम स्टूडेंट्स के साथ मिलते थे तो वो उनको वो एक अफेक्टिव उनका जो था वो बिलीव्स और वैल्यूज़ वो उसको शो करते थे। तो इस वजह से उनकी जो कमिटमेंट थी वो उन बेसिस पे थी अपनी जॉब के साथ। उनको सैलरी से कोई गर्ज़ नहीं होता था, उनको किसी चीज़ से। वो कहते हैं कि मैं बस इसलिए आता हूँ कि आप बच्चों के साथ मेरा टाइम अच्छा, और वो पढ़ाते भी बहुत ऑसम पढ़ाते थे। ठीक है, तो अच्छा, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस कमिटमेंट होती है बेटा। ये जो कंटिन्यूस होती हैं ये इकोनॉमिक वैल्यूज़ पे होती है। ठीक है, जैसे अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट करना है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप दोनों के दरमियान में जो है वो कंपैरिजन करते हैं, तो ये फिर इकोनॉमिक वैल्यू आप सेट कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इकोनॉमिक वैल्यू है। मैंने मेंशन भी किया है कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑन कंपैरिजन। ठीक है, जब आप दो ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि अगर आपने छोड़ के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो आप किस किस्म की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेट करते हैं। ठीक है, और बेटा तीसरी जो कमिटमेंट होती है वो हमारी नॉर्मेटिव कमिटमेंट होती है, यानी कि ये एक ऑब्लिगेशन होती है, या तो वो मॉरल तरह की ऑब्लिगेशन होती है या एथिकल रीजंस होती है। ठीक है, नॉर्मेटिव कमिटमेंट ये होती है कि कहते हैं कि यार मैंने ये जैसे मसलन जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होती हैं, अगर वो शोबिस को क्विट करना चाहते हैं तो वो क्विट कर भी देते हैं, उनका डिसीजन होता है, लेकिन उनको वो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने पड़ते हैं जो उन्होंने साइन किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक होती है ऑब्लिगेटिव, ये कमिटमेंट होती है कि यार अब जो मैंने साइन कर दिया है वो तो मैंने करना ही करना है, और वो मॉरल बेसिस पे भी वो एक कमिटमेंट हो सकती है, और वो एथिकल रीजंस की बेसिस पे भी वो कमिटमेंट हो सकती है। तो बेटा ये हमारा आज लेक्चर नंबर 7 था। अगर आपको जो है वो किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो पूरे एटीट्यूड के टॉपिक के बारे में, तो आपने ये मेरे से डिस्कस कर लेना है। कोई क्यूरीज हो तो आपने मेरे से पूछ लेनी है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।